प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11th की स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और अभी मैं आप लोगों को हिंदी इलेक्टिव के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। बस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, एक भी प्रश्न आप लोग मत छोड़िए, क्योंकि यह वीडियो जो है ना, यहाँ से काफ़ी सारा क्वेश्चन आप लोगों को फाइनल पेपर में देखने को मिलेगा। तो आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से तैयारी कर लें, क्योंकि अभी आप लोगों के पास में 2-3 घंटा जो समय बचा हुआ है उसको आप लोग ऐसे ही ख़त्म मत होने दीजिए। अच्छे से आप लोग एकदम हर एक क्वेश्चन आंसर को आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। और यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहला जो है ना, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक गद्यांश है और इस गद्यांश को आप लोगों को पढ़ना है और पढ़ करके कुछ प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1-2 लाइन बस आप लोग देख लीजिए कि क्या यहाँ लिखा हुआ है कि विज्ञान में जो बुद्धि है, ठीक है, दर्शन में जो दृष्टि है, वही कविता में भी कल्पना होता है। तो देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है, आप लोग पूरा विस्तार से अच्छे से पढ़ लीजिए। और देखिए पढ़ने के बाद में यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आप लोगों को करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो पहला प्रश्न दिया हुआ है ना कि कल्पना के बल पर किसकी रचना होती है। कल्पना के बल पर किसकी रचना होती है? तो देखिए कविता की रचना होती है। आगे देख लीजिए कि कविता में क्या देखकर मनुष्य मुग्ध हो रहा है। क्या देख करके मुग्ध हो रहा है? तो आंसर आप लोग याद रखिएगा, स्त्रियों का जो श्रृंगार है उसे देख करके मनुष्य जो है वो मुग्ध हो रहा है। क्या हो रहा है? मुग्ध हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। आगे देख लीजिए अगला जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर तीसरा नंबर का, ये भी गद्यांश का ही क्वेश्चन है कि इतिहास, देखिए इतिहास लेखक किसके बल पर एक अच्छी कृति प्रस्तुत करने में सक्षम हो पाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा निश्चित सामग्री होगा। क्या होगा? निश्चित सामग्री होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, जो यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि उदांत का क्या अर्थ होता है। उदांत का मतलब होता क्या है? तो देखिए उदांत का मतलब होता है महान। क्या होता है? महान होता है। आगे देख लीजिए अगला जो है ना, यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए। तो देखिए इस मतलब यहाँ जो गद्यांश दिया हुआ था ना, किसके बारे में दिया हुआ था? तो कवि की कल्पना के बारे में दिया हुआ था। तो उसके लिए जो शीर्षक होगा ना, कवि कल्पना, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए अगला जो है ना, यहाँ पर एक पद्यांश है और इस पद्यांश को आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है और पढ़ करके फिर यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक है, तो देखिए प्रस्तुत कविता में किसके जीवन का मार्मिक चित्रण किया गया है। किसके जीवन का मार्मिक चित्रण हुआ है? तो देखिए कृषक जो हैं उसके मार्मिक चित्रण हुआ है, मतलब उसके जीवन के बारे में बताया गया है। आगे देख लीजिए कि यहाँ जेठ और पूस किसका प्रतीक है। याद रखिएगा जेठ और पूस जो है किसका प्रतीक है, मतलब देखिए जेठ महीना और पूस महीना, ये सब दोनों महीना का नाम है। किसका नाम है? महीना का नाम है। तो यहाँ पर देखिए किसका प्रतीक है? तो देखिए किसका प्रतीक है, यहाँ पर देख लीजिए पारिस्थितिक जो प्रतिकूलता है इनके, मतलब इनके प्रतीक है, पहला पॉइंट। ठीक है, आगे आप लोग देख सकते हैं कि बेलों के बंधु क्या खाकर जीते हैं। मतलब बेलों के जो बंधु हैं क्या खा करके जीते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा गम खा करके जीते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए कि वसन का क्या अर्थ होता है। तो वसन का मतलब क्या होता है? तो वस्त्र होता है, यानी कि कपड़ा होता है। आगे आप लोग देख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए। तो इसके लिए उचित शीर्षक क्या होगा? तो हमारे कृषक होगा। क्या होगा? हमारे कृषक, बिल्कुल भी करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए 11th नंबर यानी कि 11 नंबर से अब शुरू हो चुका है। बिल्कुल एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िए और अच्छे से आप लोग पढ़ करके देख लीजिए, याद करके रख लें। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध का एक भाग हो सकता है। तो देखिए निबंध का भाग भूमिका होना चाहिए, खंड नहीं होगा, चित्र भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं होगा। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि भाव प्रधान निबंध में किसकी प्रधानता होती है। तो किसकी प्रधानता होती है? तो भावना की प्रधानता होगा। आगे आप लोग देख सकते हैं कि कार्यालयी पत्र का एक रूप क्या होना चाहिए। जो कार्यालयी जो पत्र होते हैं, ठीक है, तो उसका एक रूप क्या होना चाहिए। तो याद रखिएगा उसे ही औपचारिक पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औपचारिक पत्र कहा जाता है। आगे आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन है कि सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुँचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो याद रखना है पत्रकार की जिम्मेदारी होगा। किसकी जिम्मेदारी? पत्रकार की जिम्मेदारी होगा। आगे आप लोग देख सकते हैं कि किसी भी घटना अथवा किसी भी आयोजन के संबंध में लिखित विवरण प्रस्तुत करना क्या कहलाता है। तो उसे प्रतिवेदन कहते हैं। क्या कहेंगे? उसे
प्रतिवेदन कहेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि किसी भी रोचक विषय पर मनोरंजक ढंग से लिखा गया विशिष्ट आलेख क्या कहलाता है? तो उसे फीचर कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे फीचर कहा जाता है। देखिए फीचर की भाषा क्या होती है? तो फीचर की जो भाषा होगा ना वो कलात्मक होगा। क्या होगा? कलात्मक होगा। आगे आप लोग देख सकते हैं कि लोकतंत्र के अविभाज्य अंग के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो पत्रकारिता को जाना जाता है। आगे आप लोग देख सकते हैं कि मीडिया के भाषा में बीट का आशय क्या होता है? यहाँ पर बीट लिखा हुआ है, ठीक है। तो बीट का आशय आखिर क्या होता है? तो देखिए बीट का जो आशय होगा ना, आप लोग देख लीजिए कि संवाददाताओं के बीच में कार्य विभाजन करना, ये इसका आंसर है, ठीक है। और काफी सारे स्टूडेंट फिर कमेंट करेंगे कि सर साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं जो बोल रहा हूँ ना, क्वेश्चन और आंसर तो बोल रहा हूँ, आप लोग उसी को सुन लीजिए, उसी से आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ भी तो जा रहे हैं, ठीक है। उसी से आप लोग तैयारी करें। काफ़ी सारे स्टूडेंट का यही कमेंट था, बाकी वीडियो में भी मैं देख रहा हूँ कि सर साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप लोग जो वीडियो के जो क्वालिटी होते हैं उसको ज़रा चेंज करिएगा, हाई क्वालिटी में करिएगा, तो तब जाके आप लोग बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो 20 नंबर का जो क्वेश्चन है ना कि FM रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? मतलब FM आप लोग जानते हैं ना, FM रेडियो में से वो बाजा वाला नहीं होता है, ठीक है। तो FM रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देख लीजिएगा जुलाई महीना था और 1997 में हुआ था, ठीक है। मतलब ईयर का बात अगर किया जाए ना तो 1997 में हुआ था, ठीक है। आगे आप लोग देखिए अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है ना एक पद्यांश है, और इस पद्यांश को पढ़ना है, पढ़ करके फिर यहाँ पर कुछ प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो पद्यांश है इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, और यहाँ जो है ना अच्छे से आप लोग बिल्कुल आप लोग पढ़िएगा तो कुछ प्रश्न का जवाब बिल्कुल आसानी से दे पाएंगे। क्योंकि देखिए गद्यांश, पद्यांश, काव्यांश ये सब जो होता है ना, ये सब तो बिल्कुल आसान होता है। तो इस सब में आप लोग ज़्यादा फोकस ना करें, ठीक है। ये मेरा सजेस्ट है कि इसमें आप लोग ज़्यादा समय बिल्कुल भी ना गवाएं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है? तो प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है? तो सूरदास होंगे। और सूरदास जो है ना इसे भक्ति मार्ग के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। आगे आप लोग देख सकते हैं कि कौन खेल में हारने पर भी अपनी हार नहीं मानता है? तो देखिए जो यहाँ पर दिया हुआ है ना कि श्री दामा, मतलब यहाँ पर मेरे अनुसार होगा, यहाँ कृष्ण होगा। क्या होगा? यहाँ पर श्री कृष्ण होगा। आप लोग याद रखिएगा कि कौन खेल में हारने पर भी अपनी हार नहीं मानता है? तो देखिए श्री कृष्ण जो है वो खेल में हार गए थे, ठीक है। तो खेल में जब हार गए थे तो वह अपनी हार तो मान ही नहीं रहा था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो श्री कृष्ण होगा। आगे आप लोग देखिए जो 23 नंबर का क्वेश्चन है ना कि प्रस्तुत काव्य पंक्ति किस भाषा का है? तो कौन से भाषा के हैं? तो याद रखना है ब्रज भाषा के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि संध्या के बाद कवि, मतलब कविता के कवि कौन है? जो संध्या के बाद जो कविता है तो इनके कवि का नाम क्या है? तो याद रखना है इनके कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। क्या है? सुमित्रा नंदन पंत है। और यहाँ पर आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि किसे मतलब ऐसे कौन से कवि हैं जिसे सुकुमार कवि, मतलब प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? तो उसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है। आगे आप लोग देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना यहाँ पर 25 नंबर का कि जाग तुझको दूर जाना है कविता में क्या संदेश निहित है? मतलब इस जो कविता है इस कविता से क्या संदेश मिलता है? तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है ना कि निरंतर कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने का, ये इनके संदेश मिलते हैं, ठीक है। जाग तुझको दूर जाना है अगर आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से तो उसके बारे में थोड़ा अच्छे से और समझ लीजिएगा बाद में, लेकिन अभी एग्जाम है तो एग्जाम में फोकस करिए। आगे देख लीजिए कि किस तरह की आशा कवि नरेंद्र शर्मा को रात भर भटकाती है? तो इसका राइट आंसर होगा कि सुबह होने पर और प्रकाश पाने की आशा पर। तो इसका राइट आंसर पहला होगा। आगे आप लोग देख सकते हैं कि अंतर्नयनों के आगे से शिला ना तम की हट पाती है। मतलब अंतर्नयनों के आगे से शिला ना तम की हट पाती है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, और आगे भी यहाँ पर है कि पंक्ति में अंतर्नयन से कवि का क्या तात्पर्य है? देखिए कुछ भी लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो उतना आप लोगों को बिल्कुल भी फोकस नहीं करना। यहाँ जो दिया हुआ है मेन पॉइंट में कि अंतर्नयन का मतलब होता क्या है? अंतर्नयन का मतलब क्या होता है? तो याद रखना है आप लोगों को आंतरिक दृष्टि होता है। क्या होता है? आंतरिक दृष्टि होता है। आगे आप लोग देख सकते हैं कि बादलों का वर्णन करते हुए कवि नागा अर्जुन को किस कवि की याद आती है? तो देखिए कौन से कवि की याद आ जाती है? तो कालिदास की याद आती है। आगे आप लोग देख सकते हैं अगला जो क्वेश्चन है ना यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रणय कलह से क्या तात्पर्य है? प्रणय
जो यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रणय कलह से क्या तात्पर्य होता है, तो उनका जो तात्पर्य होता है ना कि प्रेम भरी तकरार, क्या होता है, प्रेम भरी तकरार होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए कि पद्माकर किस भाषा के कवि हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि पद्माकर जो हैं कौन से भाषा के कवि हैं। तो याद रखना है यहाँ जो दिया हुआ है ना बी पॉइंट की साहित्य ब्रज भाषा के हैं। कौन भाषा, अगर भाषा की बात किया जाए तो ब्रज भाषा होगा, और साहित्य जो है ना, साहित्य इसी के अंतर्गत में आता है। ठीक है, आगे आप लोग देख सकते हैं अगला जो है ना यहाँ पर एक मतलब गद्यांश दिया हुआ है, और फिर इस गद्यांश को आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। यहाँ जो गद्यांश है इसे पढ़ लेना है और फिर कुछ प्रश्नों का आप लोगों को जवाब देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि प्रस्तुत अंश की मतलब कौन से पाठ से लिया गया है। जो यहाँ पर जो गद्यांश है तो उनके जो लाइन कुछ दिया हुआ है, तो आखिर कौन से पाठ से लिया गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना, ईदगाह से लिया गया है। कहाँ से, ईदगाह से लिया गया है। आप लोग पढ़ेंगे तो ही तो जानेंगे। आगे देख लीजिए कि दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देख करके किसका मन ललचाया होगा। तो किसका मन ललचाया होगा, तो हामिद का मन ललचाया होगा। ठीक है, आगे आप लोग देख सकते हैं कि प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन है। तो देखिए इनके जो लेखक के नाम है प्रेमचंद होगा। क्या होगा, प्रेमचंद होगा। आगे आप लोग देख सकते हैं कि टॉर्च बेचने वाले किस शैली की रचना है। तो टॉर्च बेचने वाले जो है ना कौन से शैली में आएगा, तो व्यंग्यात्मक शैली में आएगा। आगे देख सकते हैं कि गूंगे ने अपने माता पिता के बारे में चमेली को कैसे बताया था। तो देखिए गूंगा आदमी अपने माता पिता के बारे में या फिर अपने अपने जो परिवार के बारे में कैसे बताएगा, या फिर किसी भी काम के बारे में कैसे बताएगा। तो देखिए इशारे करके न बताएगा, क्योंकि गूंगा आदमी बोलता नहीं न है। तो याद रखना है इशारे करके। आगे आप लोग देख सकते हैं कि अस्पृश्य जातियों के उत्थान के बारे में ज्योतिबा फुले ने कौन से उपाय किए थे या फिर क्या किए थे। तो देखिए अस्पृश्य जाति के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया था। शिक्षा के बारे में काफ़ी सारे स्कूल भी खोले थे, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ज्योतिबा फुले के बारे में इतिहास में आप लोगों को देखने को कुछ पाठ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके बारे में इतिहास में दबाया गया है। ठीक है, छुपाया गया है। याद रखना है आप लोगों को। आगे आप लोग जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जाएंगे काफ़ी सारी जानकारी आप लोगों को मिलते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई के जीवन से आपके समाज को क्या प्रेरणा मिलती है। तो देखिए अगर अभी कहा जाए ना कि स्वार्थ सिद्धि के स्थान पर सेवा भावना का प्रमुखता देने की प्रेरणा मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगला यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि उसकी माँ किस विधा की रचना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए उसकी माँ जो है ना वो कहानी है। क्या है, कहानी है। आगे देख लीजिए कि वेदिकी हिंसा हिंसा ना भवती नाटक के रचिता कौन है। तो उनके जो नाटक के रचिता है ना भारतेंदु हरिश्चंद्र होगा। आगे देख लीजिए अगला जो है ना कि विश्वामित्र के संपादक कौन थे। विश्वामित्र के संपादक कौन थे, तो याद रखना है पांडे बेचैन शर्मा होगा। ठीक है, जिसे उग्र के नाम से भी जाना जाता है। आगे देख सकते हैं अगला जो है कि अंडे के छिलके की पात्र राधा के चरित्र की ऐसी कौन सी विशेषता है जो अपनाने योग्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन देख लीजिए, अपनी जिम्मेदारी से परिचित होना। अपनी जिम्मेदारी से परिचित होना इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना यहाँ पर देख लीजिए, जो 42 नंबर का क्वेश्चन है कि हुसैन की कहानी अपनी जबानी पाठ में लेखक ने अपने कितने मित्रों के शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं। तो हुसैन की कहानी अपनी जबानी में आखिर उसमें कितने मित्रों का वर्णन किया गया था, तो याद रखना है 5 मित्रों का वर्णन हुआ था। ठीक है, आगे देख सकते हैं कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। तो आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। आगे आप लोग देख सकते हैं अगला जो क्वेश्चन है कि शरत चंद्र के नैनीहाल में किस बात का निषेध था। तो वहाँ कौन बात का निषेध था, तो देखिए शोक पालना, इसका निषेध था वहाँ पर। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है और इस वीडियो का बिल्कुल भी अंतिम क्वेश्चन है, और इस मॉडल पेपर का भी और आप लोगों के लिए भी एग्जाम के लिए भी बिल्कुल आखिरी वीडियो है और आखिरी क्वेश्चन भी है। इसके बाद आप जो है ना आप लोगों को डायरेक्ट 12th क्लास में हेल्प मिलने वाला है, और बाकी जानकारी तो मिलेगा ही। रेगुलर आप लोगों को अपडेट में रखते रहूँगा। ठीक है, कोई भी खबर आता है तो मैं वीडियो बना करके तुरंत आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से ज़रूर रख लें। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगला जो क्वेश्चन है कि मकबूल फिदा हुसैन की पेंटिंग की शुरुआत किस शहर से हुई थी। इसका राइट आंसर होगा इंदौर से हुआ था। कहाँ से, इंदौर से हुआ था। ठीक है, तो ये था आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके बाद में भी आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, 12th क्लास की जानकारी में भी आप लोगों को काफ़ी सारा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास में इसे
ज़रूर से ज़रूर भेजें ताकि वे भी तैयारी करके अच्छे से एग्ज़ाम देने चले जाएँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।